कार्बन पृथ्वी पर जीवन का आधार है क्योंकि यह हर जीव में मौजूद है, चाहे वह हम इंसान हो, कोई जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों, पेड़ पौधे हों या सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद। कुछ भी हो जो जीवित है उसमें कार्बन जरूर होगा। इसलिए हमारी पृथ्वी के जीवन को कई वैज्ञानिक कार्बनिक जीवन भी कहते हैं, क्योंकि आज तक हमें कोई ऐसा जीवन नहीं मिला जिसमें कार्बन ना हो। लेकिन सिर्फ जीवों में ही नहीं, इस अकेले तत्व से इतने प्रकार की निर्जीव चीजें भी बन सकती हैं जो बाकी सभी 117 तत्वों से मिलकर बनने वाली चीजों से भी ज्यादा होंगी। यहाँ तक कि सभी तत्वों में से सिर्फ कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको समझने के लिए रासायनिक विज्ञान में पूरी एक अलग दुनिया है, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। लेकिन आज की वीडियो खेती और बागवानी में कार्बन और बायोचार के इस्तेमाल के ऊपर केंद्रित होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, वैसे तो कार्बन हमारे हर तरफ उपलब्ध है, यानी हवा, पानी, मिट्टी के अलावा हमारे अंदर भी। लेकिन हमारी पृथ्वी में कार्बन मुख्य दो रूपों में हो सकता है। पहला सजीव कार्बन यानी सभी जीवों में मौजूद कार्बन, या फिर निर्जीव रूप में जैसे गैस, ठोस या तरल रूप में। लेकिन यह कार्बन समय के साथ चलित अवस्था में रहता है, यानी प्रकृति में यह कार्बन सजीव से निर्जीव और निर्जीव से वापस सजीव होते रहता है, और इसी को कहते हैं कार्बन चक्र, जिसकी शुरुआत होती है पेड़ पौधों द्वारा, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से कार्बन को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दोस्तों, जो कार्बन हम बाहर निकालते हैं वो दरअसल हमने पौधों से ही प्राप्त किया होता है भोजन के रूप में, और इसी संबंध से आज तक हम सभी जीवित हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पौधा हवा से ही लगभग पूरा कार्बन ले लेता है तो मिट्टी में कार्बन बढ़ाने की क्या जरूरत है? और वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध भी किया है कि पौधे ज्यादातर कार्बन हवा से ही लेते हैं। और आज से 15 से 20 साल पहले वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि मिट्टी में निर्जीव कार्बन का कोई विशेष महत्व होता ही नहीं है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपजाऊ अमेज़न के जंगलों की मिट्टी का अध्ययन किया तो पाया इसमें निर्जीव कार्बन की मात्रा साधारण मिट्टी से कई 100 गुना ज्यादा है। और इसका कारण यह मालूम चला कि हजारों सालों से इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों में एक प्रथा थी बायोचार से खेती करने की, और तब से शुरू हुआ बायोचार पर रिसर्च। आज यह रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुकी है और कई किताबें भी इस पर उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात तो सच है कि पौधे को मिट्टी में जिस कार्बन की तत्काल जरूरत है वो सजीव कार्बन होना चाहिए, यानी वह किसी बैक्टीरिया या फफूंद के अंदर होना चाहिए, ताकि वह पौधे को तत्वों को उपलब्ध कराकर सीधे तौर पर उनके विकास में मदद करे। जैसे आप माइकोराइजा को ले सकते हैं, राइजोबियम, पीएसबी, जेडएसबी इत्यादि। और इनको विस्तार से दोस्तों मैंने अपने वीडियो बायोकल्चर या जीवाणु खाद में बताया है। लेकिन कई लोग मिट्टी में कार्बन को बढ़ाने के लिए कोयले के चूरे का भी इस्तेमाल खेती में करने की सलाह देते हैं, जो कि सही नहीं है। दोस्तों, चारकोल और बायोचार में बहुत ही अंतर होता है। हालांकि इन सभी अंतरों को आप आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि मुख्य अंतर इनकी सूक्ष्म संरचना में होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप लकड़ी को खुले में जलाते हैं तो जो अधजले टुकड़े मिलते हैं जलने के बाद वो चार होता है, और इसमें कार्बन के साथ गैस और टार इसके अंदर ही होता है, जो पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है इसका सीधा प्रयोग करने पर। इसी प्रकार चारकोल कोयले को कहा जाता है और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है, और इसके अंदर भी अन्य हानिकारक गैस और टार उपलब्ध होता है। इसके साथ ही यह जमीन में दबे होने के कारण बहुत ही ठोस होता है, इसलिए इसका भी प्रयोग खेती में नहीं किया जाता। लेकिन बायोचार बनाया जाता है पायरोलिसिस प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थ को ऑक्सीजन के अभाव में गर्म किया जाता है 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिससे लगभग सभी अन्य तत्व वाष्पित हो जाते हैं और ठोस के रूप में बचता है सिर्फ कार्बन, यानी बायोचार। इस प्रक्रिया में कार्बन से टार और गैस दोनों अलग हो जाती है, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन न होने की वजह से आग भी नहीं लगती, जिसके कारण इस प्रक्रिया को कार्बन निगेटिव प्रक्रिया माना गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बन का शून्य स्तर जैविक पदार्थ के सड़ने के दौरान निकलने वाले कार्बन को माना गया है, जो गैस के रूप में निकलती है। लेकिन इस पायरोलिसिस प्रक्रिया में उससे भी कम कार्बन वातावरण में जाता है, इसलिए भी यह कार्बन निगेटिव प्रक्रिया है, और इसका सीधा मतलब है कि यह प्रक्रिया प्रदूषण को कम करती है। इसके साथ इस प्रक्रिया से आपको ईंधन के रूप में गैस मिलती है, जिसको सिन गैस कहते हैं, और टार अलग से मिल जाता है अन्य कार्यों के लिए, और बायोचार तो अलग
से मिलता ही है। इसलिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल औद्योगिक स्तर पर भी होता है और विदेशों में तो आपके खेत पर आकर बायोचार बनाने वाली पोर्टेबल मशीनें भी उपलब्ध हैं, क्योंकि बायोचार हर जैविक पदार्थ से बनाया जा सकता है और सब में अपने कुछ अलग गुण हैं। हालांकि इन प्रकारों में विस्तार से आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ गुण आपको हर उपलब्ध बायोचार में मिलेंगे और उन्हीं पे आज हम केंद्रित रहेंगे। दोस्तों, बायोचार बहुत ही पोरस होता है, लेकिन ये आपस में यूं जुड़े होते हैं कि इनकी सूक्ष्म संरचना को कोई जीवाणु या फफूंद तोड़कर इस कार्बन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी हाँ, सही सुना आपने, जीवाणु बायोचार को नहीं सड़ा सकते और ये हजारों सालों तक आपकी मिट्टी में यूं ही मौजूद रहेगा। यानी पौधे इस कार्बन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर, उन्हें जरूरत भी नहीं होती है मिट्टी से कार्बन लेने की, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था, पौधे सारा कार्बन हवा से ही लेंगे। लेकिन इस बायोचार का खोखला होना ही सबसे बड़ा वरदान है पौधों के लिए। और आगे मैं आपको बायोचार के जितने भी गुण बताऊंगा, उसका मूल आधार इसकी संरचना ही है और इसके कारण इसमें कई शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन इन शक्तियों को दोस्तों जगाना पड़ता है, यानी बायोचार को पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। अब जैसा मैंने बताया कि शक्तियां संरचना पर आधारित हैं, तो एक्टिवेट करने का अर्थ होगा इन खोखले जगहों को साफ करना। ये कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन मैं आज सिर्फ कुछ साधारण घरेलू तरीके ही बताऊंगा। पहला और सबसे आसान तरीका है गर्म पानी के भाप से, जिससे संपर्क में आते ही अंदर की खोखली जगह धुलने लगती है और इससे बायोचार फूलकर एक्टिवेट हो जाता है। अगला तरीका है किसी अम्लीय पानी से धुलना, जैसे फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर घरेलू स्तर पर आप साइट्रिक एसिड यानी नींबू का रस या विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, हमारा मुख्य उद्देश्य है अच्छे से साफ करना और घर पर सीमित संसाधनों के कारण हम दोनों में से कोई एक तरीके को भी फैक्ट्री मानकों पर करना मुश्किल होता है। इसलिए घर पर आपको दोनों करने चाहिए, यानी पहले एसिड से धुलिए, फिर साधारण पानी से और अंत में इसको भाप दिखाइए। इससे कार्बन अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा और इसका पीएच भी ठीक हो जाएगा। इस एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल हजारों जगहों पर होता है, जैसे आपके पानी के फिल्टर में, क्योंकि ये खोखली जगह एक ऐसा प्राकृतिक फिल्टर है जो पानी में मौजूद तत्वों को अपने अंदर फंसा लेता है। और बायोचार के इसी गुण का प्रयोग खेती में पानी की गुणवत्ता को सही करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपके यहाँ खारा पानी है या ज्यादा टीडीएस का पानी है, तो आपको थोड़ी दूर मुख्य नाली को एक्टिवेटेड बायोचार से भर देना है और आपका नेचुरल फिल्टर तैयार हो गया। जब पानी उससे गुजरेगा तो दूसरी तरफ आपके खेत में साफ पानी होगा। इसी तरह गमलों में भी आप नीचे पत्थर रखने की बजाय एक्टिवेटेड बायोचार रख सकते हैं और यह तत्वों को पानी में घुलकर बाहर निकलने से बचाएगा। इसी तरह फिश एक्वेरियम, पानी की टंकी और तालाब में भी यह काई को नहीं जमने देगा, क्योंकि तत्व बायोचार में लॉक हो जाएंगे और पानी में उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे कुछ समय बाद यह बायोचार इतने तत्वों को सोख लेगा कि इस बायोचार को खाद की श्रेणी में भी लाया जा सकता है। दोस्तों, जैविक खाद बनाने के दौरान, चाहे एक्टिव फेज हो या क्योरिंग फेज, दोनों के दौरान अगर आप जैविक खाद को बायोचार की एक परत से ढक देते हैं, तो यह तत्वों को वाष्पित नहीं होने देगा और खाद की गुणवत्ता बनी रहती है। हालांकि अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो जैविक खाद बनाने के तरीकों के ऊपर एक विस्तृत वीडियो मेरी उपलब्ध है, आप चाहे तो उसे बाद में देख सकते हैं, क्योंकि जैविक खाद दोस्तों सबकी जरूरत है। यहाँ तक कि आप कचरे के दुर्गंध को कम करने के लिए भी बायोचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बायोचार को एक मल्च की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इससे प्रकाश पार नहीं हो सकती, जिससे घास कम उगेगी। और इसके अलावा मिट्टी की नमी और नाइट्रोजन या अन्य तत्व जो गैस के रूप में वाष्पित होंगे, उसे भी यह एक्टिवेटेड बायोचार अपने अंदर सोख लेगा और ये क्षमता किसी भी मल्च में नहीं होती। यानी यह मल्च नमी को बनाए रखने के साथ तत्वों को भी बनाए रखता है और घास से बचाएगा भी। इसके अलावा दोस्तों, मिट्टी में भी बायोचार का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है और मिट्टी में इसका प्रयोग करने पर मिट्टी की जल धारण क्षमता और तत्वों को उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों का रिसाव यानी लीचिंग को भी यह रोकता है, मतलब तत्वों को जड़ क्षेत्र के नीचे जाने से यह रोकता है। और मिट्टी में सजीव कार्बन को भी यह बढ़ाता है और ये मेरा पसंदीदा इस्तेमाल है दोस्तों एक्टिवेटेड बायोचार का, जो कि है जीवाणु के घर के रूप में। दोस्तों, बायोचार कार्बन का एक ऐसा घर है जिसमें जीवाणु काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बायोचार इन्हें बाहर की गर्मी
या अन्य रासायनिक प्रभावों से बचाता है, क्योंकि यह बहुत ही स्टेबल यानी स्थिर रूप है कार्बन का, जिसमें बेंजीन रिंग बन जाती है और इसको तोड़ने में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा लगती है, जो सामान्य स्थितियों में संभव नहीं होता। आसान भाषा में दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पौधों की जड़ों की गांठें जो हम जीवाणुओं का घर मानते हैं, उसको अगर आप झोपड़ी कहेंगे तो बायोचार के घर को आरसीसी से बना हुआ घर समझिए, अगर दोनों की मजबूती में तुलना की जाए तो। और ज्यादातर जीवाणु कल्चर जो आप बाजार में खरीदते हैं वो काला इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक्टिवेटेड बायोचार ही होता है, जिसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ाकर इसे बेचा जाता है। ये बायोचार अभी तक खोजे गए सबसे सस्ते और अच्छे घर साबित हुए हैं जीवाणुओं के। तो शायद अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर अमेज़न के जंगलों की मिट्टी इतनी उपजाऊ क्यों है, क्योंकि इस बायोचार में जीवाणु वहाँ सुरक्षित हैं और अपना काम कर रहे हैं, और यह बायोचार तत्वों को भी रोक कर रखता है, और दोनों के होने पर फसल तो अच्छी होनी ही है। लेकिन कितना बायोचार मिट्टी में इस्तेमाल करना चाहिए, इसका आज तक कोई मानक नहीं बना है, क्योंकि इसे सीधे तौर पर पौधा इस्तेमाल ही नहीं करता। लाभ अगर आपको मिलेगा तो इसमें फंसे हुए तत्वों और पानी से या फिर जीवाणु से, जो इसके अंदर अपना घर बनाएंगे। इसलिए बायोचार को एक्टिवेट करने के साथ इनोकुलेट भी किया जाता है। वैसे तो इनोकुलेशन का मतलब टीका लगाना यानी वैक्सीनेशन करना होता है, लेकिन जब इसका प्रयोग बायोचार के लिए किया जाता है तो इसका मतलब होता है बायोचार रूपी घर को लाभदायक जीवाणुओं से भरना। ये कई तरीकों से दोस्तों किया जा सकता है, जैसे कंपोस्ट बनाते समय सीधे कच्चे पदार्थ में मिलाकर भी आप यह काम कर सकते हैं। इससे खाद बनने के साथ यह बायोचार भी इनोकुलेट हो जाएगा, या फिर बने हुए कंपोस्ट को पानी में घोलकर उसमें बायोचार डालकर हवा मोटर के माध्यम से इस घोल में डाली जाती है, ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो और मुख्य तौर पर एरोबिक बैक्टीरिया इसमें अपना घर बनाएं, क्योंकि रिसर्च में यह पाया गया है कि ज्यादातर लाभदायक बैक्टीरिया एरोबिक ही होते हैं। इसके साथ इस पानी में आपको कुछ मात्रा में गुड़ या चीनी भी मिलाना पड़ेगा, ताकि जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि तेजी से हो। इस मीठे पानी में आप कोई भी बायोकल्चर और बायोचार डालकर बायोकल्चर को बढ़ा भी सकते हैं और लंबे समय तक संग्रहित करके रख भी सकते हैं। बायोचार कितने समय में इनोकुलेट हो जाता है यह कई मानकों पर निर्भर करता है दोस्तों, लेकिन 72 घंटे लगातार मोटर से हवा भेजने पर लगभग सभी प्रकार के बायोचार इनोकुलेट हो जाते हैं। इसके बाद बायोचार को छानकर अलग कर लिया जाता है, लेकिन बाकी बचा पानी खराब नहीं है, यह भी एक बायोकल्चर है, इसलिए उसका भी इस्तेमाल आप खेती में कर सकते हैं। इस छाने हुए बायोचार में अगर आप नमी बनाकर रखते हैं और इसे सीधे धूप में नहीं रखते तो यह बायोचार सालों तक आप संग्रहित करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इन नए रिसर्चों का फायदा उठाइए और खेती और बागवानी में इसका इस्तेमाल करके एक स्वस्थ और लाभदायक फसल पाइए। इसके साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि यह जानकारी एक बड़े वर्ग तक पहुँचे। बाकी कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।